हे गाइस, स्टार ऑफ गॉड के इस न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। नेक्स्ट स्टार कब काफी क्लोज है अपने एंडिंग के, लेकिन उससे पहले कुछ काफी एपिक फाइट आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक तरफ तो वाइट और बैम के बीच में फाइट होने वाली है, वहीं पे कूल स्ट्रेटजी बना रहा है बैम की हेल्प करने के लिए। वहीं हमने कैट टावर के अंदर काफी सारे स्पीशीज को और कैनिन हॉस्टेज के प्रिजन के बारे में भी सुना और मल्टीपल डिवीजन कमांडर्स को भी देखा, जो सही में काफी क्रेजी लग रहे थे पावर लेवल के हिसाब से। वहीं यामा और याशा की बैटल के आगे बढ़ने से पहले नीचे वाले बटन को दबा ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में हाई बटन क्लिक करके वीडियो की रीच को भी बढ़ा दें और वीडियो में आगे बने रहें। चैप्टर की स्टार्टिंग भी उसी पॉइंट से होती है जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि याशा कैसे सरप्राइज देता है यामा को एक प्रिजन से बाहर आकर, जहाँ पे यही स्टार्टिंग से उसका प्लान था। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पर यामा के पास सिर्फ 10 ही मिनटों से हराने के लिए और अपना बदला लेने के लिए। और इसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे यामा को, जो कि याशा पे सीधे अटैक कर देता है, कहते हुए कि कैसे याशा उसके साथ और भी ज्यादा अब नहीं खेल सकता, खासकर इस टाइम लिमिट की ट्रिक को लेकर, क्योंकि वो ये चीज से रिग्रेट फील कराने वाला है जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ेगी। और हम देखते भी हैं कि जैसे कि इनका नेचर है, यानी कि यामा जो कि कैनिन या ऐसा का एक डॉग है, वही याशा एक फेलाइन यानी कि कैट नेचर का है। और इन दोनों को बिल्कुल जानवरों की तरह ही लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ ये अपनी क्लॉज का यूज कर रहे थे और साथ ही अपने पॉ का भी, यानी कि जो पाँव के पंजे होते हैं। और जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रही थी, देखने में पहले ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिंपली दो जानवर लड़ रहे हों, लेकिन रियलिटी में इनके हर एक मूव इतने ज्यादा लीजल थे जो कि आसपास के खड़े हुए किसी वॉरियर को ही फील हो सकते थे। वही यामा इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ने के बाद भी याशा के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं लगा था, और इसकी वजह से हम उसे और भी ज्यादा गुस्से में भरते हुए देखते हैं, जहाँ वो कह रहा था कि कैसे उसने आज तक बैटल में हजारों एनिमीज का सामना किया है, लेकिन फिर भी उसे आज तक किसी को मारने की इतनी तगड़ी चाहत नहीं हुई अंदर से। और याशा के उसके सामने खड़े होने की वजह से उसकी एक झलक मात्र से उसका पूरा खून खोल रहा है। जहाँ ऑब्वियसली इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इस बैटल के अंदर था, जहाँ पे दोनों पावर लेवल अप करने वाले थे। और सबसे पहले हम यामा को ट्रांसफॉर्मेशन करते देखते हैं, जिसे ऑब्वियसली याशा पहले से जानता था। और यहाँ पर वो काफी एक सरप्राइजिंग चीज भी कहता है कि यामा को इस सपने भी नहीं पता होगा कि आखिर उन्हें ये अधिकार यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की पावर किसने दी है। और इसके जस्ट बाद ही यामा के साथ हम भी विटनेस करते हैं याशा की ट्रांसफॉर्मेशन को, जो कि उसे बता रहा था कि कैसे सिर्फ कैनिन्स ही नहीं है एक ऐसी प्रजाति इस पूरे टावर के अंदर जिनके पास ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है। एंड ऑब्वियसली याशा भी ये चीज कर सकता था, जहाँ पे हम उसके दोनों हाथों को एक काफी लंबे से पंजों के अंदर या ऐसे क्लॉज के अंदर चेंज होते हुए देखते हैं। वही दूसरी तरफ यामा का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि भला ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वही दूसरी तरफ याशा यहाँ पे यामा का मजाक उड़ा था कि कैसे उसने आज तक की चीज क्या सोचा नहीं कि आखिर इसकी पावर यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी कैनिन्स के पास आई कहाँ से, या फिर ये काम कैसे करती है। और इन दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन होने के साथ ही हम यहाँ पर चीजों को और भी ज्यादा फियर्स होते हुए देखते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे याशा का कहना था कि शायद यही सिंपल माइंडेड सोचने का तरीका कैनिन को आज तक जिंदा बचाए रखी थी इतने समय से, लेकिन अब फ्यूचर बदल चुका है। वहीं पे यामा भी एक चीज को पूछते हुए यहाँ पर याशा के ऊपर अटैक करता है कि आखिर इन सभी बातों का क्या मतलब है और यामा का और कैनिन रेस का इस पावर से क्या लेना देना है, भला याशा ऐसी कौन सी बात जानता है। वहीं दूसरी तरफ याशा ट्रांसफॉर्मेशन की सारे अटैक जो यामा कर रहा था उसे काफी इजीली ब्लॉक या फिर काउंटर कर देता है। और इतना ही नहीं, हम याशा को यहाँ पे यामा के ऊपर तंज कसते हुए देखते हैं, जहाँ वो कहता है कि कैसे उसके अटैक भी काफी सिंपल से हैं और लल्लू लाल जैसे हैं, जैसा कि उसके फादर के हुआ करते थे। वही यामा जिसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा था अपने फादर के बारे में सुनते ही साथ ही और भी ज्यादा इंसल्ट जैसा फील करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे फादर के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ही वो पर्सन होगे जिन्होंने मेरे फादर को मारा था। वही याशा जो कि अपना नेक्स्ट अटैक कर देता है, उसका कहना था कि अगर इस पूरे टावर के अंदर अगर वो उसके फादर के बारे में बात करने का अधिकार नहीं रखता, तो ये अधिकार और किसी के पास भी नहीं है इस पूरे टावर में। वो इसके साथ ही हम यहाँ पे याशा की स्पेशल स्किल को फाइनली देखते हैं, जिसका नाम था पर्पल ड्रैगन स्ट्राइक, जो देखने से काफी डेंजरस लगी थी। यहाँ पे यामा इस चीज को काउंटर तो कर लेता है, लेकिन याशा यहाँ पे एडवाइस देता है यामा को कि शायद यामा फुली ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही मारा जाएगा। और यहाँ पे उसको जानना था क्या सारे कैनिन इतने ही स्लो हैं। वही यामा के ट्रांसफॉर्मेशन के अटैक भी धीरे धीरे और बड़े होते हुए जाते हैं, यानी कि स्केल और इंटेंसिटी वाइज। जहाँ पे यामा स्माइल के साथ कहता है कि कैसे राइट मूवमेंट का वेट कर रहा है और वो फेलाइन की तरह काफी इम्पेशेंट वॉरियर नहीं है।
वही याशा जो कि यामा के सारे अटैक को ब्लॉक कर दे रहा था या काउंटर कर दे रहा था। यहाँ पे वो काफी इम्प्रेस भी हो रहा था जैसे अटैक की इंटेंसिटी बढ़ रही थी। उसका मानना था कि यामा के अटैक बिल्कुल उसके फादर की तरह है, यानी कि बिल्कुल अलाइव इन नेचर, जो अपने आप में काफी इम्प्रेसिव पावर है। और इसीलिए ये चीजें उसे यामा के फादर की याद भी दिला रही थी थोड़ी थोड़ी। वही इस पॉइंट पर यामा के दोनों हाथ भी ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। और अगर आपको याद हो कीच की बैटल से, तो जहाँ पर यामा ने फग एल्डर का यानी कि किरेलुम का सामना किया था, हमें पता है वहाँ से कि कैसे यामा जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होता है और गुस्सा होता है उसकी पावर उतनी ही बढ़ती जाती है। और यहाँ बिल्कुल वैसा ही होता है। हम यहाँ पे यामा का ब्लेड्स ऑफ रेज देखते हैं, यानी कि वो अटैक जो कि साइड एक्शन से इस तरह से अटैक करता है जैसे कि बहुत सारी ब्लेड्स आ रही हैं। चलो याशा इस अटैक को रोकने के लिए इनसाइड आउट टेक्निक का यूज करता है, जहाँ पर ये भी फील होता है कि कैसे यहाँ टाइम के साथ और स्ट्रांग होते जा रहा है और उसके अटैक को कैंसिल करना काफी जरूरी हो गया स्टार्टिंग से ही। और इतना नहीं, याशा अपनी टेक्निक्स को भी और ज्यादा इम्प्रूव कर रहा था ताकि वो ब्लेड को रोकने के लिए एक तरीके से चक्री का यूज करता है। और यहीं पे ब्लॉक करने के बाद वो यामा से एक और क्वेश्चन पूछता है कि आखिर यामा इतना इम्प्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन पावर यूज कर सकता है तो अपनी पूरी बॉडी को एक इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं करता? क्या इसके रीजन ये है कि इसका शॉक काफी ज्यादा उसकी बॉडी पे, या फिर कुछ गलत भी हो सकता है? क्योंकि याशा की ऑब्जर्वेशन कह रही थी कि यामा जानबूझ के अपनी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को अवॉइड कर रहा था, लेकिन वही यामा का मानना था कि इस तरह के अजम्पशंस काफी गलत हैं। और यह यामा स्माइल करते हुए कहता है, तुम वैसे ही मारे जाने वाले, इससे पहले मेरी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो और मैं तुम्हें एक ऐसा डर दिखाने वाला हूँ जिस तरह का भय तुमने आज से पहले कभी फील नहीं किया होगा। लेकिन ऑब्वियसली याशा इतने आराम से तो डरने वाला नहीं है। ना उसका कहना था कि समय ही बताएगा कि आखिर में कौन भय से कांप जाता है। वो इसी बीच एक ऐसा मोमेंट भी आता है बैटल में जहाँ पे यामा को एक ऐसी ओपनिंग मिलती है जहाँ पर उसे उसके लीथल मूव को यानी कि वाइल्ड वेव को यूज करते देखते हैं, जिस चीज को याशा ब्लॉक नहीं कर पाता। लेकिन वहीं पे यामा नोटिस करता है कि एंड मोमेंट पे याशा ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप को ही चेंज कर दिया और इसकी वजह से हम देखते हैं कि याशा की स्पीड काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फाइनली इस अटैक को डॉज कर पाता है बिल्कुल एंड मोमेंट पे। वहीं पे यामा कहना था तुम भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। वही याशा जो कि उस अटैक को लगातार डॉज कर रहा था, उसको समझ में आ रहा था कि कैसे यामा की पावर तो लगातार हर अटैक के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी वो अभी भी एक वन स्टेप बिहाइंड है उससे। वही यामा ऑब्जर्व करता है अपनी तरफ से कि इस बैटल के अंदर उसे एक डिसएडवांटेज है, यानी कि जो याशा है वो अपनी मर्जी से पूरी कंप्लीट कंट्रोल से ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ती और घटती रहती है उसके पावर लेवल के साथ। और इस डिस्टेंस से यामा उसको क्रिटिकली हिट नहीं कर सकता। और ये बैटल जितनी लंबी चलेगी उतना ज्यादा डिसएडवांटेज यहाँ पे यामा के लिए होगा। वही फाइनली हम याशा के एक पर्पल फ्लैश स्ट्राइक को भी देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेकर आता है एक ब्लास्ट के साथ, जिसके बाद जैसी सारी वेव्स क्लियर होती है वहां पर हम देखते हैं यामा को जो कि याशा से पूछता है क्या वो ऐसी अनोइंग तरीके से लगातार सारे अटैक को डॉज करता रहेगा। एंड ऑब्वियसली यामा इस चीज को रोकना चाहता था और इसीलिए हम यहाँ पे यामा की एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं जहाँ पे काफी सारी स्पाइक और खतरनाक सी आइज बन के आ जाती हैं। और यहाँ पर याशा इस एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर सोचता है क्या ये भी डूम की पावर को यूज कर सकता है, यानी कि डूम भी इसी तरह के एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को रखता है। वही यामा रिवील करता है कि डूम को अभी तक ये बात नहीं पता और साथ में यामा ने इस पावर को बहुत ही टाइम पहले ही यहाँ पे मास्टर कर लिया था। और इस स्ट्रेटजी के थ्रू यहाँ पे यामा मेक श्योर करेगा कि डूम अब भागकर बच ना सके। वही ऑब्वियसली याशा तो आखिर एक कमांडर है, वो भी पूरी की पूरी कोर का। उसका कहना था कि कैसे लिटिल ट्रिक उसे नहीं रोक सकती, ये सही में पैथेटिक है। और हम देखते कि यामा इससे पहले कोई एक्शन में दिखा पाता, याशा भी वही सेम एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है, जहाँ पे वो काफी स्माइल तरीके से बता रहा था कि तुम्हें क्या लगा कि मेरे पास ऐसा कैपेबिलिटी नहीं होगी क्या। और याशा अपनी बेइज्जती करना यहीं रुकता। उसका कहना था कि यहाँ पे इतने समय से काफी हल्के में फाइट कर रहा था ताकि उसे छोड़ सके, क्योंकि उसके फादर की उसके साथ पुरानी रिलेशन है। लेकिन यहाँ वो इतना जिद्दी है कि शायद याशा को आज से एक लेसन सिखाना ही होगा। और फाइनली याशा ये जवाब भी देता है यामा को, जहाँ पे यामा उस पर आरोप लगाता है कि वो लगातार भाग रहा और डॉज कर रहा है। लेकिन याशा कहना था कि यामा से भी इतना डरता है कि वो हेड ऑन पे अटैक नहीं करा क्लोज में आके, जहाँ पे हम उसके एटॉमिक स्ट्राइक को देखते हैं। वही यामा जो कि इस अटैक को रोक लेता है काफी मैसिव काउंटर से। और यहाँ पर उसे भी फील हो रहा था कि जो बात याशा कह रहा है सही है, जो अपनी पावर को लगातार यूज तो कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे अंदर से ऐसा फील आ रहा था कि याशा की पावर लेवल उसके सामने काफी बड़ी है।
और इसलिए शायद उसके इंस्टिंक्ट अपने आप ही नेचुरली उसे हेड ऑन अटैक करने से रोक रहे थे। वही याश अब यामा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कि आखिर यामा वो स्ट्रेंज फीलिंग पहली बार फील कर रहा है क्या इस बैटल के अंदर, जहाँ पे यामा समझ में नहीं आता कि आखिर वो कौन सी फीलिंग की बात कर रहा है। जहाँ याश आगे एक्सप्लेन करता है कि ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि एनिमल्स बेसिकली फील करते हैं, जो कि उनके ट्रू मास्टर के टेरिटरी में आने की वजह से होता है। लेकिन इस चीज की भी एक एक्सेप्शन है, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि अपने इलाके के ट्रू मास्टर होते हैं उनके अंदर ऐसी फीलिंग कभी नहीं आती। और इस केस में यहाँ पे याशा रिवील करता है कि यामा के पास ये स्पेशल अधिकार है कि उसे कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, याशा ये भी बताता है कि ये जो अधिकार है ऐसा कि एक स्पेशल पावर है, ये टावर के अंदर बहुत ही गिने चुने लोगों के पास है, यानी कि बहुत सारे रेसिस के पास भी नहीं, सिर्फ गिने चुने मात्र लोगों के पास, जिनमें से यामा एक है। और ये सेम पावर यामा के फादर के पास भी थी। जहाँ यामा इस बात सुन सही में काफी शॉक होता है। वही याशा आगे एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये पावर किसी भी एनिमल के पास नहीं होती जनरली। और जब याशा को भी बात पता चली थी तो काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली याशा के अकॉर्डिंग आज ये राइट यानी कि स्पेशल अधिकार यामा यहाँ पे हारने वाला है। वहीं पे हमें याशा के थ्रू कुछ पास्ट के मूवमेंट्स को भी बताया जाता है, जिसमें हम देखते हैं यामा, डूम और पॉल को, जो कि बहुत छोटे थे। और ये वही मोमेंट था जब डूम और यामा के फादर मारे गए थे। और उस टाइम पर याशा ने इसके भाई डूम को देखा था, जो कि अपने दोनों छोटे भाई को लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। और ऑब्वियसली यामा और पॉल को इस मेमोरी काल में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उस समय पॉल एक छोटा सा बच्चा था, यानी कि बेबी था। और दूसरी तरफ यामा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ पता नहीं चला वहाँ पे क्या हुआ। और यहाँ पर एक काफी बड़ा खुलासा भी होता है याशा के थ्रू कि कैसे उस मोमेंट पे, यानी कि जब यामा, डूम और पॉल तीनों बच्चे थे, उस समय याशा ने इन तीनों को मारने की जगह इनके अंदर एक इटर्नल बाय को प्लांट कर दिया था। और यही वो एकमात्र शर्त थी जिसके ऊपर यहाँ पे याशा ने इन तीनों को जाने दिया था। और डूम ने शर्त को हंसते हुए मान लिया था। और यही वो दिन था जब याशा ने उस फैंग को इन तीनों के अंदर डाला था, जो कि यामा की पावर को हमेशा के लिए बाइंड कर देता है। और वो फैंग जो कि स्पेशल पावर थी, जो कि यामा के अंदर थी इस समय, उसी की वजह से हमेशा के लिए वो याशा से डोमिनेट किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली यही सेम केस बाकी कैनिन्स के लिए भी था। और यही वो रीजन है जहाँ प्रेजेंट में याशा बताता है कि कैनिन्स और यामा और डूम ये सभी लोग याशा से कभी भी नहीं बच सकते, चाहे कितनी पावरफुल क्यों ना हो जाए। वो फैंग जो कि यामा के अंदर लगाया गया है उसके से हमेशा डोमिनेट किया जाएगा इनसे। और उसके अगले पल हम देखते भी हैं याशा अपने स्पेशल पावर का यूज करके, यानी कि उस बाइंड को यूज करके यहाँ पे यामा के ट्रांसफॉर्मेशन को ही खत्म कर देता है। वही याशा यहाँ पे यामा से एक और क्वेश्चन पूछता है, जहाँ उसको जानना था कि क्या यामा को पता है कि एनिमल्स को उन बाकी के जानवरों से क्या चीज अलग करती है जिनको कभी टेम नहीं किया जा सकता, यानी कि अंडर कंट्रोल नहीं लाया जा सकता। जहाँ यामा के पूछने पर याशा आगे एक्सप्लेन करता है कि ऐसे एनिमल जिनको टेम किया जा सकता है उन्हें कम्फर्ट चाहिए होता है, वही जो अनटेमेबल एनिमल्स होते हैं उन्हें कंफर्ट से ज्यादा फ्रीडम पसंद होती है। लेकिन जिस वर्ल्ड में ये लोग रहते हैं उसके कुछ रूल्स हैं। और इन तरह के एनिमल्स को जिनको फ्रीडम भी चाहिए उनको भी इस तरह के रूल्स के सामने घुटने टिकाने पड़ते हैं। और ये लॉज नेचर के हैं, चाहे कोई बीस्ट कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, जब उससे भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट उसके सामने आता है तो उस टाइम उसके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। और यही सेम केस यामा के लिए भी है, जो कि याशा के सामने एक न्यू बॉर्न किटी जैसा है, जहाँ पे दूसरा यामा जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन को फोर्सफुली खत्म कर दिया गया था। और साथ में सारी बातें और रिविलेशन उसको काफी ज्यादा डेस्परेट बना रही थी याशा के ऊपर अटैक करने के लिए। और वहीं पे हम यामा को वापस से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वापस से वाइल्ड ऑफ रेजिस का अटैक करता है। लेकिन ये सेम चीज याशा भी करके अपने फिनिशिंग मूव को फाइनली यूज करता है, जिसका नाम था पर्पल ड्रैगन स्ट्राइक। एंड ऑब्वियसली इस बार याशा बिल्कुल भी यामा को हल्के में ना लेते हुए उसे एकदम से क्रश करके रख देता है। और वापस से हम यामा के ट्रांसफॉर्मेशन को भी अनडन होते हुए देखते हैं। याशा यहाँ पे यामा की आंखों में आंखें डालकर उसे बताता है कि जिस तरह की फीलिंग को यामा फील कर रहा है, यानी कि वो इमोशन जब कोई अपने आप को अपने अपोनेंट से काफी छोटा समझने लगता है, शरीर में रोंगटे खड़े होने लगते हैं और हाथ पैर काम नहीं करते, जो कि यामा ने आज से पहले शायद फील नहीं किया होगा। और इसी को फियर कहते हैं, यानी कि भय। जो ऑब्वियसली यामा इस बात को मानना नहीं चाहता था। और यहाँ पे कोई पावर ना होने के बाद भी हम उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अटैक करते हुए देखते हैं,
लेकिन यास्टा उसे ऑब्वियसली काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है। उसे कहता है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है और हर एनिमल के पास ये इंस्टिंक्ट होती है और कोई चाह कर भी अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से फाइट नहीं कर सकता। जब यामा इस बात को नहीं मानना चाहता था, लेकिन वही याशरा अब यहाँ पे यामा के दोनों हाथों को पकड़ के बिल्कुल क्लोज रेंज से उसकी बॉडी के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, कहते हुए कि तुम ऐसे मासूम शिकार हो जो कि अपने शिकारी से लगातार बच के भागने की कोशिश कर रहा था। वही हम यामा को काफी क्रिटिकल डैमेज भी लेते हुए देखते हैं, जहाँ यास्टा फाइनली अपने आप को रोकते हुए उसे कहता है कि यामा अपने घुटने पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, अपनी जान की भीख मांगो, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं और आखिरी बार तुम्हें जाने दूं। लेकिन इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि वो जो 10 मिनट की टाइमिंग थी वो खत्म हो जाती है और हम टाइमर को बचते हुए भी देखते हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि कैसे जितने पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने जो नंबर ऑफ स्क्वायर चूज किए थे उस डायरेक्शन में वो बढ़ सकते हैं। वही दूसरी तरफ यामा केस में याशा बताता है कि अब तुम क्योंकि इस बैटल को हार चुके हो, तब तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल होने वाला उस जगह पर पहुंचने के लिए जहाँ मैं जा रहा हूँ। और याशा यहाँ पे चाहता था कि यामा अपनी गलती को माने और कहे कि वो रिग्रेट करता है याशा को चैलेंज करने के लिए। और इतना ही नहीं, वो एक लाइफ टाइम प्रॉमिस भी करे कि कभी किंग ज़हाद की रॉयल आर्मी के सामने नहीं आएगा और इसके बदले में याशा यहाँ पे उसे उसकी जान की भीख दे देगा, सिर्फ इस आखिरी बार। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर एक फ्री एडवाइस भी आती है कि बिना किसी स्टूपिड सेंस ऑफ प्राइड के यामो के सफर को ले लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से नहीं बच सकता। और इस रिपीटेड ऑफर के बाद भी जहाँ पे याशा का कहना काफी सिंपल था कि यामा को बस माफी मांग के यहाँ से बच के भाग जाना अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन हम यामा को इस चीज को मना करते हुए देखते हैं, जहाँ याशा से वापस समझाता है कि तुम्हें इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए। लेकिन यामा का कहना था कि वो स्टबर्न नहीं है, बल्कि वो ये चीज आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर रहा है। जहाँ पे सारे एक्ट यानी कि जो भी फाइट वो कर रहा है, चाहे वो हार ही क्यों ना जाए या मारा जाए, ये सभी उसके फादर के सम्मान में है, जो कि शायद याशा से फाइट करते हुए मारे गए थे। या वो सभी कैनी लोग जिन्होंने अपने जान दांव पर लगा दी थी या मारे गए थे सिर्फ यामा के साथ फाइट करते हुए। और एज अ लीडर यामा इससे ज्यादा बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। और फाइनली इतने ज्यादा घायल होने के बाद भी हम यामा को वापस खड़े होते हुए देखते हैं, जहाँ उसका पावर अप भी काफी खतरनाक लगता है। यामा का कहना था कि तुम पैरेंट की तरह हम कैनिन थोड़े से अलग हैं, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ शेम है और चाहे कुछ भी हो जाए यामा कभी भी याशा के सामने घुटने नहीं टेकेगा और भीख नहीं मांगेगा। जब ऑब्वियसली याशा को कुछ आइडिया था कि शायद ऐसा ही होने वाला है, जहाँ एक स्माइल के साथ यामा कहता तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह ही जिद्दी हो और वैसे भी जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही शायद चीजें चल गई। तो सही में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें आगे अपने डिसीजन को लेकर कोई रिग्रेट ना हो। वही फाइनली अब सीरीज शिफ्ट होता है कैट टावर के अंदर, जहाँ पे हम चा, सेविशो और हासो की टीम को देखते हैं, जो कि चूहे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे उनके डिस्कशन का पॉइंट ये था कि शायद उन्हें 3 चूहे एक बार में ना मिले, तो उन्हें ये चीज सोचनी होगी कि आखिर कौन सा बंदा टेलीपोर्ट होके जाएगा फील्ड के अंदर। जो ऑब्वियसली सेविशो का मानना था कि चा को जाना चाहिए बैम की हेल्प करने के लिए, लेकिन वही चा को ऐसा लगता था कि शायद उसके अगर कंपेनियंस उसके पास जाएं, यानी कि सेविशो या हासु, तो बैम इस केस में ज्यादा खुश होगा। वही हम इन तीनों को और आगे बढ़ते हुए देखते हैं अलग डायरेक्शन में, जहाँ पे सेविशो चा से पूछता है कि भला आखिर चा यहाँ पे स्लेयर कैंडिडेट यानी कि बैम की हेल्प ही क्यों कर रहा है, क्योंकि वो सेविशो, हासु या बाकी लोग तरह बैम के साथ स्टार्टिंग से नहीं है। यानी कि जब बैम टावर के अंदर एंटर किया था फर्स्ट टाइम, और साथ ही में जैसा कि नेचर है लॉर्ड चा का, ये भी नहीं लगता कि उसे काफी ज्यादा नफरत है किंग जहाज से, जिसके वजह से वो बैम का साथ दे रहा होगा। जहाँ पर चा आगे बढ़ते हुए इनको एक काफी शॉर्ट आंसर देता है। उसे काफी पहले से आइडिया था कि बैम जैसा कोई पर्सन टावर के अंदर अपेयर होने वाला एक टाइम पर, और बैम को लेकर काफी सारे लेजेंड या ऐसा कई महागाथा या कहानियां चलती आ रही थी उनके टाउन में। और उसने भी इन स्टोरीज को एक काफी शेडी कैरेक्टर जहाँ पे वो बॉस को रेफर कर रहा था उससे सुनी थी। और इन स्टोरीज के थ्रू चा को उस टाइम पे पता लगा था, यानी कि सी लॉन्च से थोड़े टाइम पहले, कि कैसे जो पर्सन होगा वो इससे इसके कंपेनियन को और इनके डेड एंसेस्टर्स की ग्रज को, इन सभी चीजों को खत्म करेगा और इन लोगों को आजाद भी। चा के उस टाउन के अंदर सभी को विश्वास था उस कहानी को सुन के कि कैसे ये जो पर्सन होगा वो इन सभी के बर्डन को अपने कंधों पर उठाएगा। और इन सभी को उम्मीद थी कि कैसे टावर के अंदर एक अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन चा उस पॉइंट पर भी जानता था कि इतना बर्डन कोई एक पर्सन नहीं के उठा सकता, और इसीलिए उसने उस टाइम पर अपना माइंड बना लिया था कि जब भी शेर कैंडिडेट यहाँ पे आएगा तो वो उसकी हेल्प करेगा, ताकि उसके मिशन में उसे हेल्प कर सके और उसे प्रोटेक्ट कर सके। जब इस रीजन को हासु सबसे पहले समझता है कि कैसे बैम ने इस बर्डन को लेने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है।
और इसलिए इस तरह का एडवांस आई रैंकर भी मैम की हेल्प कर रहा है बिना किसी कंडीशन के। लेकिन हासू का यहाँ पे थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव था, जहाँ पे उसका कहना था कि चा की तरह वो उसकी पीठ को नहीं देखना चाहता, यानी कि उसे बचा के नहीं रखना चाहता, बल्कि उसके साथ मिलकर उस बर्डन को कैरी करना चाहता है एज अ फ्रेंड। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हासू को ऐसा फील होता है कि बैम काफी आगे निकलते जा रहा है, जो उसे हासू को लगातार सैड बनाती थी। वहीं पे चा हासू को समझाता है कि जो हमारा माइंड सोचता है वही हमारा बॉडी फॉलो करता है, और अगर हासू ऐसा चाहता है कि अपने फ्रेंड की साइड बाय साइड उसके बर्डन को कैरी करे तो फ्यूचर में ऐसा ही होगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं डिवीजन कमांडर और उस ट्विन सिस्टर में से बची हुई लड़की को, जहाँ पे ये ट्विन सिस्टर उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है इस कैट टावर के अंदर, जहाँ की लॉर्ड याशरा पूरे टावर में घूम घूम कर दूसरे रेसिस को आखिर यहाँ पे पकड़ के लॉक क्यों कर रहा है। क्योंकि अगर किसी दूसरे पर्सपेक्टिव सोचे तो एक तरीके का वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पे बदले में याशरा को कुछ भी नहीं मिल रहा। और ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो यहाँ पे याशरा खुद एक फेलाइन है, यानी कि उसका एक पार्ट एनिमल है, तो भला दूसरे एनिमल पे इतना अत्याचार क्यों कर रहा है। जहाँ पे दूसरे डिवीजन कमांडर को इस चीज का कोई आंसर नहीं था, लेकिन वो शायद इस चीज से समझता था इस चीज को कि कैसे याशरा के ट्रू इंटेंशन से ना पता हो, लेकिन सभी एनिमल्स की अपनी एक टेरिटरी होती है, यानी कि इलाका, और साथ ही में उनके अंदर एक हायरार्की होती है कि आगे फूड चेन में सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन। और इस डिवीजन कमांडर के अकॉर्डिंग शायद लॉर्ड याशरा सभी रेसेस को अपने नीचे रखकर यहाँ पे लॉक करके उनके ऊपर रूल करना चाहता था। और एक तरह से देखा जाए तो ये कैट टावर यहाँ पे याशरा का एक साम्राज्य था, और याशरा अपनी एक्शन से अपने एनिमल इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई करते आ रहा है। जहाँ पे अब ट्विन सिस्टर के माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि अगर ये किंगडम है यानी उसका एक साम्राज्य है, तो उसे अपनी प्रजा को यानी कि इन एनिमल रेसेस को और अच्छे से क्यों नहीं रखना चाहिए। जहाँ पे डिवीजन कमांडर का कहना था कि आज से उसने जितना भी याशरा को देखा और समझा है, उस केस में याशरा को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के साथ मिलजुल कर रहने में, बल्कि वो तो सभी को कॉन्कर करना चाहता है। जहाँ पे उसका एकमात्र उद्देश्य यहाँ पे सभी को डोमिनेट करने का है। जहाँ पे हम देखते हैं ट्विन सिस्टर को इस बात को सुन के जो काफी एक्साइटेड थी और सेमी काफी अमेजिंग फील करी थी याशरा को लेकर, क्योंकि ऐसा कोई रखने वाला बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ही हो सकता है। वही डिवीजन कमांडर जो कि इस बात को सुन के स्माइल कर देता है, जो कि ऑब्वियसली एक फेक स्माइल थी, और उसके साथ ही कहता है कि तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गेम के अंदर तुम्हारा सामना याशरा से तो नहीं होने वाला। हमें सिर्फ प्रिजनर्स को बाहर निकालने पे ध्यान देना चाहिए। जब उन्हें बेसमेंट के अंदर एंटर करते हुए भी देखते हैं कि आखिर वही वो जगह थी जहाँ पे वो पिरामिड था। वही भी डिवीजन कमांडर यहाँ पे दिखाता है कि कैसे उस पिरामिड के पास में सोल्जर्स भी हैं जिन्होंने गोल्डन आर्मर पहन रखा था, और ये सभी सेकंड डिवीजन कमांडर के लिए काम करते थे, जो कि बेसिकली एक रॉबोट थे, और इनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था सिवाय सेकंड डिवीजन कमांडर और खुद लॉर्ड याशरा के। और यहाँ पर हमें वो दूसरी कैदी रेसेस भी दिखाए जाते हैं जो कि उन जेलों के अंदर बंद थे, जहाँ एक पल के लिए तो इनकी पॉपुलेशन और नंबर को देख कर ही इस ट्विन सिस्टर के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है, क्या इतने सारे लोग को वो यहाँ से बचा के लेकर जा भी सकते हैं क्या। चाहे डिवीजन कमांडर का मानना था कि इनकी नंबर्स की वजह से उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि जब इन्हें आजाद किया जाएगा तो ये सभी काफी ज्यादा यहाँ पे केओस और रकम मचाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आगे चल के हमको एक जेल के अंदर एक कैनिन प्रिजनर भी दिखाया जाता है। वही अब ये लड़की यानी कि फक की मेंबर डिवीजन कमांडर से पूछती है कि भला इस पिरामिड को कैसे ओपन कर सकती है, जिस पे डिवीजन कमांडर कहना था कि उसके पास एक प्लान है और उतना मुश्किल भी नहीं है। जब हमें आगे एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे इस पिरामिड जेल के अंदर एक ऐसा डोर लॉक है जिसको एक ही बटन से सारे सेल्स को ओपन किया जा सकता है, और इस केस में डिवीजन कमांडर उस डोर लॉक का जो पासवर्ड है वो भी बताने के लिए रेडी है। वहीं पे जो यहाँ पे सैनिक खड़े हैं यानी कि गार्ड, उनको डिस्ट्रैक्ट करने का काम डिवीजन कमांडर करेगा। और वहीं जैसे ही ये डील पूरी होगी यानी कि लड़की इन सभी प्रिजनर्स को, कैदियों को यहाँ से बाहर भगाएगी, यहाँ पर डिवीजन कमांडर अपने लाइट हाउस का यूज करके वो चूहा जिसे टेलीपोर्ट किया जा सकता है यहाँ पे इसे दे देगा, और इसका पीछा करने का नाटक करेगा ताकि लॉर्ड याशरा या आर्मी कॉर्प कोई भी उस पर शक ना करे। और उसके जस्ट बाद उनके प्लान को ठीक वैसे एग्जीक्यूट होते हुए देखते हैं, यानी कि डिवीजन कमांडर सारे ट्रूप्स को अपने पास बुला लेता है उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वही दूसरी तरफ वो लड़की यानी कि जो फक की मेंबर है वो पिरामिड को खोलने की कोशिश करती है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था डिवीजन कमांडर के थ्रू। और हम देखते हुए एक डोर लॉक को, जहाँ ऑब्वियसली उस लॉक को खोलते हुए इस फक की मेंबर का मानना था कि अभी तक उसने नाटक जरूर किया इस प्लान के पार्टिसिपेट होने का, लेकिन उसे अभी भी उस पर भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो कैनिन्स को यहाँ पे बचा पाती है तो उसका एक मोटिव जरूर पूरा होगा। जहाँ हम देखते हैं कि जो पासवर्ड यहाँ पे दिया गया था वो बिल्कुल सही था,
और यहाँ पे सारे मेंबर्स बाहर आने लगते हैं, जहाँ पर अब इस लड़की को सिर्फ कैनियन प्रिजनर्स को स्पेसिफिकली ढूंढना था। वही दूसरी तरफ हम देखते डिवीजन कमांडर को जो कि स्माइल करके सारे सैन को बता रहा था कि कैसे लॉर्ड याशा ने आज यहाँ पर एक और नया प्रिजनर भेजा है, और इस टाइम इस रेस के बारे में बताता है कि आखिर वो कैदी एक ह्यूमन होने वाला है। जहाँ हम देखते इस लड़की को जो कि सभी को बाहर आने के लिए मोटिवेट करी थी ताकि वो जल्दी से यहाँ से भाग सके, लेकिन हम देखते कि वो काफी सरप्राइज आती है चीज को देखकर कि कोई भी रेसेस यानी कि सारे क्रिएचर उसकी बातों को नहीं सुन रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर अपनी कोई सोल ही नहीं है। और तभी इनमें से एक क्रिएचर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे डिवीजन कमांडर पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे रेसेस इस जेल को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती, जहाँ पे अब इस लड़की का दिमाग खराब हो जाता है। हम देखते उसे गुस्सा होते हुए, जिसका मानना था कि शायद डिवीजन कमांडर उससे झूठ बोला था अभी तक, और फाइनली हमें पता लगता है कि जो डिवीजन कमांडर है वो इन सभी को कंट्रोल करता आ रहा है, और ये सारी चीजें एक ट्रैप थी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे अब ये लड़की उस पर आरोप लगाती है कि कैसे उसने झूठ बोला और उसे धोखे भी यहाँ पर लेकर आया, लेकिन साथ ही डिवीजन कमांडर का कहना था कि कैसे उसने एक भी वर्ड झूठ नहीं बोलता, वो उसे यहाँ लेकर भी आया और उसने बिल्कुल सही पासवर्ड ही बताया है। लेकिन अगर ये रेसिस खुद जाना ही नहीं चाहती तो भला वो क्या कर सकता है। और यहाँ पे हमें एक और चीज समझ आती है कि ये बंदा यानी कि डिवीजन कमांडर भी यास्टा से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, इसकी भी वही सेम इंस्टिंक्ट है, यानी कि दूसरों के ऊपर रूल ओवर करना, उन्हें डोमिनेट करना। लेकिन यहाँ पे एक और चीज रिवील होती है कि इस लड़के ने काफी स्मार्टली इसमें भरोसा ना करते पूरी तरीके से अपने पॉकेट में SOS का मैसेज छोड़ दिया था, यानी कि कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए आ सकता है जिसे भी ये मैसेज मिलेगा, और उसे अपने इस सिग्नल का एक रिस्पॉन्स भी मिला था पिरामिड में आते हुए, और यही वो सोल रीजन है कि उसने इसके लिटिल प्लान को फॉलो भी किया, और उसके साथ यहाँ पे जल्दी आने वाले हैं। और हम देखते हैं कि इस SOS का जवाब किसी और ने नहीं बल्कि सेबिशु और हात्सु ने दिया था, जिसको देखकर तो डिवीजन कमांडर की हंसी छूट जाती है, क्योंकि जहाँ पे इस फक की मेंबर का मानना था कि काफी पावरफुल मेंबर्स को बचाने आ रहे हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए आए कौन, 2 रेगुलर्स। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेबिशु के पीछे से चा निकल कर आता है, जो कि कहता है कि यहाँ पे इन लोगों ने इन सभी एनिमल्स को कैद करके रखा था, जिसे देखते ही यहाँ पे इस लड़की का एकदम मूड चेंज जाता है, क्योंकि इसका सेवियर जो आ चुका था। एंड ऑब्वियसली डिवीजन कमांडर भी हीरो फ्रॉम द वॉल को जानता था, वही सेबिशु जिसने कि यहाँ पे उसके फेस एक्सप्रेशंस को ऐसे चेंज होते हुए देखा था, उसे काफी बुरा लगा था, या ऐसा कि उसे ऑफेंडेड फील हो रहा था। हात्सु का कहना था क्या तुम उसे सही में ब्लेम भी कर सकते हो। वहीं चा इन दोनों को यहीं रुककर अकेले फाइट में उतर जाता है, क्योंकि उनके सामने एक हाई रैंकर था। वहीं पे सबसे पहले वो जो गोल्डन आर्मर के सारे रोबोट्स थे उन सभी को एक ही पंच में हम चा को खत्म करते हुए देखते हैं। उसके बाद उसके लगातार किक्स और दूसरे पंचेस ये सभी इन सभी को बार बार रीजनरेट होने से पहले भी ब्रेक कर देते हैं, जो कि सभी को सरप्राइज करता है, चाहे वो उसके टीम के हो या इसके अपोनेंट, कि कैसे उसकी हिट काफी प्रिसाइज हैं और हर एक सिंगल हिट के साथ इतने सारे मेंबर्स मारे जा रहे हैं। वो इसके बाद जो नेक्स्ट किक आ रही थी चा की, वो सीधे डिवीजन कमांडर के ऊपर थी, लेकिन ऑब्वियसली हम इसे उस चीज को डॉज करते हुए देखते हैं, वो भी अपने चेयर पे बैठे बैठे। और यहाँ फाइनली डिवीजन कमांडर भी सीरियस हो जाता है, जहाँ उसे ट्रांसफॉर्म होते हुए भी देखते हैं, जिसका लुक काफी क्रेजी लग रहा था, वो भी एक थ्रोन के साथ। वही चा को समझ में आता है कि फेलाइन भी शायद कैनियन की तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वही सेबिशु और हात्सु जो कि फाइट करने के लिए भी रेडी हो गए थे। सेबिशु का मानना था कि देखने में काफी सिली लग रहा है, और हात्सु भी फाइनली उससे एग्री करता है। वहीं पे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बॉडी से काफी लंबी सी अजीब सी चीजें निकल रही थी, जो कि काफी फ्लफी भी लगती है देखने में। और सेबिशु के ऊपर सबसे पहले अटैक भी हम होते हुए देखते हैं, जहाँ पे अजीब तरीके से सेबिशु को बिहेव करते देखते हैं, जो कि इस चीज को पकड़ना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हो पाता यानी कि सेबिशु उस चीज को टच करता। हम देखते कि चा हैंडवर्ड पे आकर उस चीज को ब्रेक कर देता है और उन्हें वार्न करता है कि कैसे उन फ्लफी चीजों की तरफ ना देखिए, क्योंकि वो उन्हें हिप्नोटाइज कर सकते हैं। और यहाँ हमें पता लगता है कि जो फेलाइन था यानी कि डिवीजन कमांडर ये एक तरीके का जाइंट एनिमा है, और हमें ये चीज पता भी लग जाती है एज अ प्रूफ जब हम देखते उस फक की लड़की को बिल्कुल एक तरीके से हिप्नोटाइज होते हुए और उस फ्लफी चीज को पकड़ते हुए, लेकिन इससे पहले उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आता। फाइनली चा उसे बचा लेता है, लेकिन ये चीज काफी सरप्राइजिंग थी कि किसी रैंकर तक को हिप्नोटाइज करना इतनी इजिली, ये सही भी काफी क्रेजी लेवल की पावर है। वही दूसरा सेबिशु जो कि अभी भी उन चीजों की तरफ देख रहा था, जिसको देखकर हात्सु को काफी गुस्सा आता है और उसे कहता है कि डूड बस सिर्फ देखना बंद करो। लेकिन इस पॉइंट पर चा को एक और चीज समझ में आती है कि यहाँ पर हात्सु इस पावर से इम्यून है,
और उसके पीछे रीजन शायद वो शॉर्ट हो सकती है जो कि हासु कैरी कर रहा है। वहीं पर जैसे डिवीजन कमांडर की पावर जैसे जैसे एक्टिवेट हो रही थी, यहाँ पे जितने भी रेसेस यानी क्रिएचर बन थे, हम उन सभी को और भी ज्यादा गुस्से में आते हुए अपने आप को पावर अप करते हुए देखते हैं। और चाइन को अपनी तरफ बढ़ते देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर सामने वाले अपोनेंट की स्ट्रेटजी उसे आउट नंबर करने की है, यानी उसके सामने इतने अपोनेंट होंगे नंबर्स में कि सबको अटैक ही नहीं कर सकता। और इसके साथ ही वो सभी इनोसेंट पे जिनको मारना नहीं चाहेगा। और इशू सिर्फ यही नहीं था, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी। वो जो रीड्स यानी कि वो फ्लफी स्टफ जो कि सभी को हिप्नोटाइज कर रही हैं, उनको तोड़ने के साथ ही वापस रीजनरेट हो जाती हैं। और यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हासु की स्वॉर्ड की तरफ ध्यान देता है और उससे हेल्प मांगता है कि कैसे वो किसी भी इनोसेंट रेस को मारना नहीं चाहता और अवॉइड करना चाहता है। और इस केस में हासु की स्वॉर्ड उसकी हेल्प कर सकती है क्योंकि उसकी पावर इस हिप्नोटाइज्म को ब्लॉक कर सकते हैं हर तरीके से। वहीं पे चा का कहना था कि हासु को अपनी स्वॉर्ड को इग्नाइट करना होगा ताकि इन क्रीचर को थोड़े से टाइम के अंदर ही वेकअप कर सके। वहीं इस टाइम में चा सीधे डिवीजन कमांडर से डील कर लेगा और ये काम सिर्फ और सिर्फ हासु ही कर सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते सिमिशु तो अपने घुटनों पर बैठा था क्योंकि हिप्नोटाइज हो चुका था। वहीं हासु जो कि डिवीजन कमांडर को देखता है जो कि एक हाई रैंकर है और उसके सामने हासु कुछ भी नहीं है एज अ रेगुलर। वहीं पे उसकी स्पेशल शॉट यानी कि डोंकाई उसको अगर वो एक्टिवेट करता है तो चीजें डेंजरस हो सकती हैं, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन ऑब्वियसली उसे इस तरह के खतरे उठाने पड़ेंगे अगर वो बैम के साथ आगे चलकर उसके बर्डन को कैरी करना चाहता है। और फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद हम डोंघाई यानी कि स्पेशल शॉट को भी एक्शन में देखते हैं, जहाँ पे हासु पूरी तरह से रेडी था इसको इग्नाइट करने के लिए। और एज अ लास्ट कंफर्मेशन हासु फाइनली एक बार चा से और पूछता है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि सिर्फ मैं ही ये चीज कर सकता हूँ? जहाँ पे चा का कहना था, मैंने तुम्हें बताया था ना कि बॉडी हमेशा माइंड को फॉलो करता है। और हासु बिल्कुल करता भी यही है, यानी कि वो अपनी बॉडी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी माइंड की जो चीज वो चाहती है वो चीज उसकी बॉडी कर सके और उसकी बॉडी इतनी सारी पावर को किसी तरह से विथ स्टैंड कर सके यानी संभाल सके। और फाइनली वो डोंघाई को इग्नाइट भी कर देता है, जिसके साथ ही ये चैप्टर भी यहीं पे ओवर हो जाता है, जहाँ हासु के इसी डिटर्मिनेशन के साथ ही आज के एक्सप्लेनेशन को हम ओवर कर रहे हैं। आने वाले एपिसोड में आपको हासु की पावर यानी कि डोंघाई की स्पेशल एबिलिटी देखने को मिलेगी। वही दूसरी तरफ आपको ये जानने को मिलेगा कि आखिर कौन अब क्या करेगा मैम की हेल्प करने के लिए। वहीं पे यामा को लेकर जो इतने सारे खुलासे होते जा रहे हैं, आखिर अब यामा किस डायरेक्शन में बढ़ने वाला है, क्योंकि अब याशा तक पहुंचना तो उसके लिए इम्पॉसिबल सा हो रहा है। वही दूसरी तरफ उसके अंदर जो फैंग यहाँ पे प्लेस किया था याशा ने बहुत पहले, वो चीज हमेशा सारे कैनिन और यामा को भी एक तरीके से लूजर बनाती है याशा के सामने किसी भी बैटल में। तो आखिर इसका क्या सॉल्यूशन यामा ढूंढेगा, इन सभी चीजों के आंसर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो के बेल आइकन को ऑन करना होगा, साथ ही में हाई बटन पर क्लिक करके अपने फ्रेंड्स की इसमें शेयर करके इस वीडियो को ज्यादा इस चैनल को रीच देनी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।